डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शाहिद। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द मास एंड वेट। इससे पहले हम इनको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम यही समझ रहे हैं कि मास और जो वेट है वो एक ही चीज होती है। आज भी जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा 9th क्लास के या 8th क्लास के बच्चों को, तो उनको भी यही लग रहा होगा कि मास और जो वेट है ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दोनों बहुत डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो आज जब हम उसके डिफरेंसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है और किस जगह पर मास का वर्ड यूज करना है और किस जगह पर वेट का वर्ड यूज करना है। तो लेट्स बिगिन। हम चलते हैं पहले डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पे हम देखें कि मास किसी भी बॉडी की वो क्वांटिटी होती है कि उसके अंदर कितना मैटर पाया जाता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मैटर की क्वांटिटी है, यानी कि मैटर की मिकदार है कि कितना मैटर उस बॉडी के अंदर पाया जाता है, हम उसको बोलेंगे कि ये उस बॉडी का मास है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द मास एक्चुअली, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। आप लोगों को पता है ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये सारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इससे मिलके कोई बॉडी कंपोज हो रही होती है। तो हम कहेंगे ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अ बॉडी हैव हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पहले की निस्बत थोड़े लार्ज हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े और ज्यादा हमने इनको ज्यादा कर दिया है, इनका साइज बढ़ा दिया है। और यहाँ पर देखेंगे साइज और जरा बढ़ गया है। तो देखिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, दैट मे बी पॉसिबल कि इसका जो मास है वो ज्यादा हो, इसका मास उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का साइज ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का साइज जो है वो पहले दोनों की निस्बत ज्यादा हो चुका है। इट्स मीन दैट इसका मास ज्यादा हो सकता है, बिकॉज कि हमने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मैटर कितना है, मैटर इज एक्चुअली पार्टिकल से ही कंपोज होता है। तो इसलिए हम कहेंगे ये इसमें क्वांटिटी मिकदार जो है वो पार्टिकल्स की बढ़ती जा रही है। इसमें चले कम है लेकिन उनका साइज ज्यादा हो गया है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों का मास तकरीबन इक्वल ही होगा, क्योंकि हमने कोई बैलेंस तो नहीं रखा हुआ अभी यहाँ पर मेजर करने का। तो बस हमें नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, कॉमन सेंस यही कह रही है कि मे बी कोई इसका पार्टिकल का साइज ज्यादा है और इसका कम है, तो लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कम है इसमें ज्यादा है, तो ये मास इक्विवेलेंट हो सकता है दोनों का। तो मास क्या होता है, असल में क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर पाया जाता है। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पर हम देखें कुछ हमारे पास बाट पड़े हुए हैं। अगर आप शॉपकीपर के पास जाएं और कहें कि मुझे 1 kg ऑफ शुगर दें, तो एक तरफ 1 kg ऑफ शुगर का एक 1 kg का वो बाट रखेगा, दूसरी तरफ जो आपका अननाउन मास होगा यानी अननाउन जो चीज आप मेजर करना चाहते हैं वो रखेगा। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये जो बॉक्स है सबसे छोटा है, बाट सबसे छोटा है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे। ऑब्वियसली इसके कंपैरेटिवली इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो और ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ज्यादा हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इन तीनों से ज्यादा हो जाएंगे, और जो लास्ट वन है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन चारों से ज्यादा होंगे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड दिस मीन दैट द मास ऑफ द बॉडी। तो मेरा ख्याल है बच्चों यहाँ तक आपको बेहतर समझ आ गई होगी कि मास क्या होता है। इसी तरह अगर हम वेट को डिफाइन करें, व्हाट इज द वेट, वेट क्या है कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लगती है जो ग्रेविटी की वजह से होती है, यानी जमीन की जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर लग रही होती है, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। जो है कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। इसका मतलब ये हुआ किसी मास के ऊपर अगर ग्रेविटी अप्लाई कर दें तो वो वेट बन जाता है। हम इसकी फर्दर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने कोई मास नहीं लगाया, तो इसीलिए इसका वेट कोई नहीं है, क्योंकि मास नहीं है तो वेट नहीं है। यहाँ पे एक हमने मास लगा दिया एक स्पेसिफिक, जिसका हमें पता होगा कि वो क्या कितने केजी का है, और यहाँ पर हमने उसके कंपैरेटिवली हमने 2 लगा दिए हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ से पता चल सकता है कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मास लगाया हुआ है और यहाँ पे 2 मास हमने हैंग किए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी कम लग रही है और इसीलिए इसका वेट भी कम होगा। यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और हम इसमें देखें तो हमने 2 बाट
जो है वो लगाए हुए हैं, तो इसीलिए इस पर ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से इसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। हम फर्दर इसकी एग्जांपल को सपोज करते हैं। यहाँ पे देखें कि हमने एक एप्पल लिया हुआ है और एप्पल को अगर हम देखें तो वो जमीन की तरफ उसकी जो डायरेक्शन बनाई हुई है, इस मीन दैट इसका कोई मास होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्वांटिटी ऑफ मैटर से बना हुआ होगा और इसीलिए इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो हम कहेंगे इस वक्त जो एप्पल का मास नहीं है बल्कि वो उसका वेट कहलाएगा। हम जरा नेक्स्ट चलते हैं इसके बाकी डिफरेंसेस की तरफ। तो अगर हम इसकी नेचर को देखें तो मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें मास के केस के अंदर ये नहीं बताना पड़ता कि हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। यानी कि अगर जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं, उसको कहते हैं हमें शुगर चाहिए, तो हम उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताते कि मेरी घर की तरफ को मुझे शुगर दे दो या मुझे ईस्ट की तरफ शुगर चाहिए। तो हम इस तरह डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें इतनी चाहिए। एक यूनिट बताते हैं एज वेल एज उसकी मैग्नीट्यूड बता देते हैं, जिससे उस शॉपकीपर को या समझने वाले को ये समझ आ जाती है कि हमें क्या चाहिए और कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए। तो इसीलिए मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेट को देखें तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट की जो नेचर है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमें इसके डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में जो फर्क होता है बेसिकली वो डायरेक्शन का ही होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट तो सब में ही आते हैं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की। डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल को लेट किया हुआ है कि ये देखें, ये सपोज करें हमारे अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, तो उसके ऊपर ये डिफरेंट हमने लोगों को खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे देखें ये भी हमेशा डाउनवर्ड ही इसको जमीन जो तरफ अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको देखें तो ये भी इसको अर्थ भी डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। इसको देखें तो ये भी इस बॉडी को भी अर्थ जो है वो हमेशा डाउनवर्ड अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली वो डायरेक्शन ही वेट की होगी। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इसलिए जो वेट की डायरेक्शन होगी वो भी हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी। जैसा कि हमने इससे पीछे वाले केस में एप्पल को देखा, तो एप्पल की जो डायरेक्शन है वो भी सेंटर की तरफ ही बनाई हुई थी। अगर यहाँ पे देखें इन स्प्रिंग्स को, तो इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है एंड इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। चले यहाँ पर वेट कोई मास नहीं लगा हुआ, लेकिन इन दोनों केस में हमें समझ आ रहा है कि जो जब हम वेट हैंग करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों जो स्प्रिंग है दोनों केसेस में डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो वेट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी अलोंग द ग्रेविटी। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके फॉर्मूला के ऊपर के मास के लिए देखते हैं। मास के लिए हम देखें यहाँ पे, तो क्योंकि हमें पता है कि जो मास है उसको हमने डिस्कस किया हुआ कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट अगर हम देखें वेट का, तो हमने कहा था कि अगर हम मास के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई कर दें या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दें तो वो वेट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी क्वांटिटी के ऊपर, तो हम इनकी क्वांटिटी को देखते हैं। जो मास है दैट इज द बेस क्वांटिटी। मास जो है ये एक बेस क्वांटिटी है। हम वेट की बात करें तो वेट एक डिराइव क्वांटिटी है। हमें इस बात का कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा कि ये m और g के मिलने से बनता है। हमें ये बात बताई थी बेस क्वांटिटी जब हमने रीड किया था, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर दो फिजिकल बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, या एक बेस क्वांटिटी हो और एक डिराइव क्वांटिटी हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जो बनने वाली क्वांटिटी होती है वो डिराइव क्वांटिटी होगी। तो इसीलिए जो वेट है ये एक डिराइव क्वांटिटी है। उसके बाद हम इसको यूनिट डिस्कस करते हैं। तो जो मास का ऐसा यूनिट है दैट इज द किलोग्राम, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। और वेट, क्योंकि अगर हम वेट को थोड़ा सा देखें पीछे जाके, तो ये फार्मूला तो ऐसे ही है कि अगर हम इस ए को उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। और जो ए है अगर हम बॉडी वर्टिकल फॉर्म में ले लें, यानी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका और वो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये ए जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर 2 के लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो ए है वो जी हो गया जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो ये एफ इज इक्वल टू एम जी बन गया। तो यहाँ पर वेट का फार्मूला भी हमने वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स का यूनिट होगा वही यूनिट वेट का होगा। तो इसीलिए जो वेट का यूनिट है हमने उसको न्यूटन बोला हुआ है। मास को मेजरमेंट करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर 1 डिस्कस किया था वहां हमने काफी सारे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। तो हम कह सकते हैं कि इसको मेजर करते हैं हम किसी बैलेंस के जरिए,
और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं उसका नाम लेके भी कि बीम बैलेंस हो सकता है, दैट मे बी द फिजिकल बैलेंस और द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एज वेल एज द लीवर बैलेंस। तो हम किसी भी बैलेंस से इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमने दिखाया हुआ है और जैसा कि यहाँ पे हमने टेबल बैलेंस या लीवर बैलेंस भी हमने इसको एज अ डिस्कस किया था चैप्टर 1 के अंदर। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट को मेजर करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है कि जिस तरह के अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ये एक स्केल बनाया हुआ है। तो ये एक स्केल है, ये पूरा ये 0 kg से लेकर 10 kg तक जा रहा है, यानी कि ये 10 kg तक के मैस की मेजरमेंट कर सकता है कि वो कितना वेट है। उसके अलावा हम अगर आगे देखें तो ये कंपोज कैसे होता है, तो यहाँ पे देखें कि इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग है, ये डिफरेंट शेप में हो सकता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखें ये भी एक स्प्रिंग है, इसमें इसकी हुक के साथ यहाँ पर हम जो है वेट लगा देते हैं। फिर ये जो हमें एक पॉइंटर नजर आ रहा है रेड कलर का, ये नीचे आता जाता है जितनी ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई होती है और हम उस लिहाज से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिपेंडेंस है वो किन फैक्टर्स पर है। तो पहला हम देखते हैं वेट का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वेट है क्योंकि उसके फार्मूला के अंदर W इज इक्वल टू mg आता है, तो इसीलिए जो g है वेट उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बॉडी की वैल्यू होगी g की उतना ही ज्यादा बॉडी का वेट होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि फिर ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जैसे ही प्लेस चेंज होगी उसके लिहाज से बॉडी का जो वेट है वो चेंज होता जाएगा। जैसे अगर हम इसको समुद्री लेवल पर देखें, यानी कि जैसे अगर हम इसको अर्थ के ऊपर देखें तो जी की वैल्यू 10 होती तो वेट और तरह का होगा। अगर सरफेस ऑफ मून पे ले जाएंगे तो वेट और तरह का होगा, सरफेस ऑफ सन पे ले जाएंगे तो वेट और तरह का होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जी की वैल्यू के बदलने से जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता जाएगा। तो लेकिन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स डज नॉट वेरी विद द प्लेस टू प्लेस, ये हर जगह पे फिक्स होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि इसमें जी नहीं आता, तो इसीलिए ये डिपेंड नहीं करता ऑन द वैल्यू ऑफ जी। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके डिपेंडेंस देखें मैथ्स की, तो मैथ्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के बढ़ने से मैथ बॉडी को बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कम होने से मैथ जो है वो कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल जिसकी वजह से मैथ कंपोज होता है उन पे मैथ डिपेंड कर रहा होता है। हम एक और चीज हम कह सकते हैं कि मैथ डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, बट जो वेट है बॉडी का वो लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी ये ऊपर वाला पॉइंट ही है एक किस्म का, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज कर दी है क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हो जाती है बिटवीन मैथ एंड वेट। तो सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैथ 10 kg है, उसका हमने वेट फाइंड करना है अर्थ के पर, मून पर और सन पे। तो हमने देखते हैं कि कैसे ये वेरी करता है। हमें ये बात पता है कि जी की वैल्यू अर्थ पे होती है वो 10 होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि फार्मूला लिख दिया और मैथ की वैल्यू पुट की 10 और जी की वैल्यू पुट की 10, तो आंसर आ गया 100 न्यूटन। एज वेल एज हमने देखा कि इसका जिसका मैथ 10 kg होगा उसका वेट अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन होगा। अगर हम इसी बॉडी को मून पर ले जाएं और देखें कि उसका वेट कितना होगा, तो ऑब्वियसली 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 न्यूटन आ जाएगा। और इसी इधर मैथ को हम ले जाएं ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो सन पे जो जी की वैल्यू 275 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसीलिए जो मैथ है वो 10 और जी की वैल्यू 75 एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ ऑफ द क्वांटिटीज इसका जो वैल्यू बन जाएगी वो 2750 इन 2750 न्यूटन हो जाएगी। तो हमने ये स्टूडेंट्स देखा कि कैसे बॉडी की जो जी की वैल्यू है वो चेंज करने पर बॉडी पर जो जी की वैल्यू इफेक्ट करती है, लगती है वो, तो उसको चेंज करने पर किस तरह बॉडी का वेट चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ तक आज के इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि न्यूटन्स लॉ होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।